नमस्कार। कैसे हैं सब लोग। देखिए, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जैसा कि मैंने इंग्लिश का एक चैप्टर स्टार्ट किया है टेंस का, और मैं आज उसी को कंटिन्यू करूंगा। तो टेंस में जो मैंने पहला वीडियो बनाया है और जो आप तक पहुंचा होगा, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे टेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर और उनके साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उसका मैंने एक अच्छा सा टेबल बना के आप लोगों को दिया है। और उसके बाद मैंने बोला था कि टेंस की क्लास लगभग 2 से 3 घंटे चलेगी, और उसमें से जितने भी टाइप्स के टेंस थे, चाहे वो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, जितने भी टाइप्स के हैं उनका सबका एक एक करके और डिटेल में देखेंगे कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि टेंस में यही समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि क्वेश्चन आते हैं किस टाइप के आते हैं। आपको रूल्स पता होते हैं, आपको हेल्पिंग वर्ब्स पता होती हैं, आपको मेन वर्ब्स पता होते हैं, इसके बाद भी आप क्वेश्चन को नहीं बना पाते। उसका मेन कारण ये है कि आपको हर सेक्शन से, हर एक टेंस के जितने भी टाइप्स होते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि क्वेश्चन कहाँ से और किस टाइप का आता है। क्योंकि आपने पढ़ा है लगभग 5th से और 8th तक, 9th तक जो आपने पढ़ा है उसमें कैसे पढ़ा है, तो उस टाइप का जो टेंस होता है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आएगा। आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने में, या अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने में, या इंट्रोगेटिव बनाने में ऐसा कुछ नहीं पूछा जाएगा जो कि आपने 5th में पढ़ा है। जैसे कि राम खाना खाता है, तो आपने देखा ता है, ते है, ती है, उसके बाद आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखेंगे, रहा है, रहे हैं, रही हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में रखेंगे। यहाँ पर वो सारी चीजें हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको वो सारी चीजें आती हैं। इसमें सिर्फ ये पढ़ना है कि टेंस को कहाँ पे अप्लाई, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो कहाँ पे अप्लाई होगा, कैसे क्वेश्चन आएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो उससे कैसे क्वेश्चन आएंगे। एक बेसिक क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा कि आप हिंदी में लिखा है और आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करिए। तो चलिए ये देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, सबसे पहली हेडिंग लगाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे मैंने क्या बताया था कि इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी और मेन वर्ब कौन सा होगा। मैंने आपको एक चार्ट, बढ़िया सा चार्ट बना के दिया है। तो उसमें मैंने बताया था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या कि ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैंने बताया था। और निगेटिव में इसका जो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये मैंने आपको टेबल में लिखवाया था और इस पे मैं डिटेल में बात करूंगा, और कहां से टेंस से क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़ने हैं। आपको बहुत सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको हिंदी में दिया है इंग्लिश में बनाओ, अफर्मेटिव में दिया है निगेटिव, वो तो सब कोई बना लेगा। डज के आगे नॉट लगा दो, निगेटिव बन जाएगा, और हेल्पिंग वर्ब उठा के सब्जेक्ट के पहले रख दो, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो एग्जाम आपसे ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। और आप ये 5th और 6th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हो जाते हैं। आपको यह है कि अप्लाई कहाँ पे करना है। अगर आपने सीखा है टेंस तो आपको कितना नॉलेज है, ये चीज। सबसे पहली बात तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहाँ पे होता है आपको ये पता होना चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब, अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस, एस या ई एस किसके साथ लगता है, अगर बात करूं एस या ई एस तो कहां पे लगता है, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, कौन सा, ही, शी, इट, या फिर किसी का नेम हो। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ यस या यस आएगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, कौन सा, आई, वी, यू, दे, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये तो हो गई टेंस की बेसिक नॉलेज। और दूसरी बात करें ये डू डज, तो अगर डू, डू किसके साथ आएगा, डू आएगा और डज सिंगुलर सब्जेक्ट। ही, सी, इट, और किसी का भी नेम हो सकता है। और यहाँ पे आई, वी, यू, दे।
आप लोग ये देख लीजिए कि SEIS वर्ब के, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ SEIS आएगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आई, जैसे आई वी यू दे, अगर ये सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके साथ SEIS नहीं होगा। और अगर निगेटिव और इंट्रोगेटिव में है तो आप देख लीजिए डू और डज कहाँ पे लगाएंगे। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि पिछले साल के पेपर में आए हुए हैं और उनमें कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको करने का क्या तरीका है और आपको कितनी नॉलेज होनी चाहिए टेंस की, ताकि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर पाए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है वो कहाँ कहाँ यूज होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए, कोई भी अगर रेगुलर एक्शन है, कोई भी अगर रेगुलर एक्शन है, कोई भी अगर इरेगुलर एक्शन है, कोई भी हैबिट्स है, कोई भी साइंटिफिक फैक्ट है या यूनिवर्सल ट्रूथ है, अगर इन चारों में से कुछ दिख जाए, जब इनके एग्जांपल्स करेंगे तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से वर्ड्स भी हैं जो आप देख के पता कर पाएंगे कि ये रेगुलर एक्शन है, ये इरेगुलर एक्शन है। अगर मैं बोलूं ही स्मोक्स, ही स्मोक्स, तो क्या है, ये रेगुलर एक्शन है, किसी का हो सकता है पर मान के क्या चलते हैं कि एक हैबिट है, ठीक है, स्मोकिंग एक हैबिट है। अगर कभी भी ऐसा है कि स्मोक अगर आपको वर्ड आ जाए और ये मानना है कि ये एक हैबिट है, जहां पर भी हैबिट हो या आपका कोई रेगुलर एक्शन हो, यानी कि हिंदी में बता दूं तो नियमित गतिविधि, नियमित गतिविधि, क्योंकि MP के लिए पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा हिंदी में भी आप लोगों को पता होना चाहिए किसको बोलते क्या है। अनियमित गतिविधि, और इसको बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। जो मैं लिख रहा हूं आप लोग कॉपी करते जाइए और इसके बाद देखेंगे कि जब टेंस धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और आपको ये आइडिया आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और इसके बाद क्या चीजें कहां से देख के हम ऑप्शन को सेलेक्ट करें, तो आप पाएंगे कि आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, टेंस का अगर क्वेश्चन है तो आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ और आप लोग उनको देखकर बनाने की कोशिश करिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आपको सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए। क्योंकि आप लोग को बस ये ऑप्शन दिए होते हैं, किसी भी पेपर को उठा के देखिए या आप कोई भी नोट्स देखिए, आपको ऑप्शन तो दिए होंगे और आपका जब आंसर शीट होगा उससे आप आंसर टिक कर लेंगे कि ये आंसर होगा। रीजन क्या है, जब तक रीजन नहीं समझ पाएंगे तो आप एक क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आ रहा है तो फिर कैसे करेंगे। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, द ओल्ड लेडी डैश फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग। ऑप्शन है गोज, इज गोइंग, was going and went। अब यहां पे जो ऑप्शन होगा तो आपको क्वेश्चन को पूरा समझते हुए करना है। जितना मैंने बताया, मैंने अभी क्या बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर कुछ भी सिंगुलर है तो ओल्ड लेडी क्या है, अपने आप में सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ जो भी मेन वर्ब आएगा उसके साथ क्या आएगा, गोज। गो नहीं हो सकता यहाँ पे, अगर मान लो एक ऑप्शन है गो, तो यहाँ पे गो नहीं हो सकता क्योंकि सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ गो जाएगा। इज गोइंग क्यों नहीं होगा और वाज गोइंग क्यों नहीं होगा और वेंट क्यों नहीं होगा। आगे पढ़िए, गोज फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग जब आप देखेंगे तो आपके दिमाग में ये आएगा कि ये तो उसकी हैबिट हो गई। कोई सुबह सुबह डेली वॉक में जाता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या यार उसकी कितनी बढ़िया हैबिट है, डेली मॉर्निंग वॉक पे जाता है, तो क्या हो गई, हैबिट। मैंने बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या क्या आएगा, आपका कोई रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, कोई भी हैबिट है या कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट है। तो यहाँ पे क्या है,
द ओल्ड लेडी गोज फॉर वॉक इन द मॉर्निंग। गो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे गोज लगाएंगे। और बाकी ऑप्शन क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि ये बात हो रही है उसकी हैबिट की, और हैबिट की जब बात होगी तो बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप ऐसे इंग्लिश पढ़िए, 30 आउट ऑफ 30 से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन की, अंतिमा यूजुअली, अंतिमा अरे कुछ भी रख लीजिए, अंतिमा यूजुअली डैश एवरीबॉडी। ऑप्शन देखिए, बिलीव, बिलीव्स, बिलीव्ड, हैज बिलीव्ड। क्वेश्चन को पढ़ के जब आप लोग देखे होंगे तो कुछ समझ में आ रहा है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कैसे डिसाइड हो पाएगा कि ये करना हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। हमेशा क्वेश्चन में एक ना एक ऐसा वर्ड छुपा होता है जहां से आप आंसर को मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा वर्ड कौन सा है, यूजुअली की बात हो गई, यानी कि हमेशा, और हमेशा जब बोल दिया तो एक रेगुलर एक्शन हो गया। यूजुअली, समटाइम्स, सेल्डम, ऑफ्टन, ओकेजनली, अगर ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं तो समझिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। मैं वो सारे वर्ड्स आपको अभी इसके बाद में लिखवा दूंगा। आप अगर देखेंगे वो वर्ड डायरेक्ट आप समझेंगे कि कुछ भी नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सिंगुलर है तो यस या यस, अगर प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो यहाँ पे देखिए अंतिमा यूजुअली। अब बात करें बिलीव या बिलीव्स, ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे यूजुअली आ गया तो बिलीव नहीं होगा, हैज बिलीव नहीं होगा, क्योंकि ये बिलीव पास्ट का है और ये परफेक्ट का है। और यहाँ पे यूजुअली आ गया यानी कि हमेशा, और हमेशा की बात हो गई एक रेगुलर, तो उसके साथ ऐसा हमेशा होता है। अब बात करें बिलीव होगा कि बिलीव्स होगा, बिलीव इसलिए नहीं होगा क्योंकि बिलीव अगर होगा, अगर यहाँ पे प्लूरल होगा और अंतिमा किसी का नाम है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, बिलीव्स। किसी का नाम है यानी कि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, बिलीव्स। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, एप्पल्स डैश राइप इन एन ऑटम। राइप यानी पकना, और ये सीजन का है शरद ऋतु, तो सेव शरद ऋतु में पकते हैं। ये क्या है, एक फैक्ट है। ऐसा नहीं कि रेगुलर एक्शन है, इरेगुलर एक्शन है, या सेब की हैबिट है कि चल भाई पक जाते हैं, एक फैक्ट है। जैसे आम कब पकते हैं, गर्मियों में, वैसे सेब का एक सीजन है, यानी कि एक यूनिवर्सल फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट कह लीजिए। उसका पकने का जो टाइम है वो एक शरद ऋतु होता है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं, मैंने बताया रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, कोई भी हैबिट या कोई साइंटिफिक या यूनिवर्सल फैक्ट। तो देखिए यहाँ पे गेट और गेट्स, इज गेटिंग तो नहीं होगा क्योंकि बात ये कॉन्टिन्यूअस में आएगा। गेट या कि गेट्स, अगर गेट्स होगा तो क्यों, क्योंकि एप्पल्स बात हो रही है प्लूरल की, इसलिए गेट्स भी नहीं होगा। क्योंकि अगर सिंगुलर होता तो एस या एस लगाते हैं, और यहाँ पे क्या है, एप्पल्स, एस लगा है, ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आएगा क्या, गेट। इंग्लिश पढ़ने में मजा ऐसे है जब आपको एक एक चीज पता होनी चाहिए कि आएगा तो क्यों, और बाकी जो नहीं आ रहा है वो क्यों नहीं आएंगे। आपको रीजन पता है कि क्यों आएगा, और इसके अलावा कुछ भी ऑप्शन दे दे, मुझे पता है कि मैं ये वर्ड्स देखूंगा, और मुझे पता है अगर मैं ये आटम और इसका देखा साइंटिफिक फैक्ट है तो बिल्कुल टिक लगाऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मुझे सोचने की भी जरूरत नहीं है कि क्या आएगा। ही डिनर एट 8 PM। कोई है जो खाना रात में 8 बजे खाता है, वो उसकी क्या है, हैबिट भी हो सकती है, और एक रेगुलरिटी भी हो सकती है। उसने फिक्स किया है, उसका एक रेगुलर रूटीन है कि उसको 8 बजे ही खाना खाना है। तो यहाँ पे देखिए he does not have, यहाँ पे have, he does not have, he do not have, इन दो ऑप्शन में आपको चूज करना है कि वह 8 बजे खाना नहीं खाता, do not have। तो अब यहाँ पे ये बस देखना है आपको, do not have आएगा या does not have आएगा। does not have क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे आएगा he does not have dinner at 8 PM। वो रात में 8 बजे खाना नहीं खाता। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सुहानी ऑलवेज। अब कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है ऑलवेज, हमेशा। सुहानी ऑलवेज
अब कम आएगा या कम्स आएगा, इज कमिंग और हैज कमिंग तो आएगा नहीं, कम आएगा या कम्स आएगा। कम क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ कम्स। मीना ओकेजनली यानी कि कभी कभार। एक्शन कैसा हुआ? इरेगुलर इन द स्टेज। ऑप्शन थे डांस, डांसेज, इज डांसिंग। आप देख के समझ रहे होंगे कि ये सिंगुलर है तो डांसेज सही होगा, इज डांसिंग और डांस नहीं होगा। अब सेम क्वेश्चन, मीना डांसेज भी हो सकता है और इज डांसिंग भी हो सकता है। क्वेश्चन सेम है, डिफरेंस क्या है? ओकेजनली, तो हमें ये नहीं पता चल रहा कि वो कभी कभार करती है या अभी राइट नाउ, मतलब जब मैं बोल रहा हूं तो अभी वो डांस कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे ये भी सही है, मीना इज डांसिंग इन द स्टेज। मीना स्टेज में डांस कर रही है। अगर ये ओकेजनली वर्ड यहाँ पे होता तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाते। ऐसे समझना है आपको कि इस डांसिंग है तो क्यों है, यहाँ पे क्यों नहीं होगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कुछ भी नहीं सोचना, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और आपको अगर आपने ये समझ लिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से, पहचानने के लिए इनके कौन कौन से वर्ड्स होंगे, तो मैं एक वर्ड्स लिख देता हूँ, आप लोग वो वर्ड्स अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगर वो वर्ड्स दिख जाए कहीं पर भी किसी भी टेंस में, तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सिंगुलर है तो यस या यस लगेगा, अगर प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आप वो वर्ड्स नोट डाउन कर लीजिए। देखिए कुछ ये वर्ड्स हैं जैसे ऑफ्टन, सेल्डम, यूजुअली, नॉर्मली, समटाइम्स, ओकेजनली, जनरली, ऑलवेज, डेली। ये कुछ वर्ड्स हैं, आप लोग इनको देख लीजिए और अपने कॉपी में लिख लीजिए। अगर ये वर्ड्स कहीं पर भी दिख जाएं तो आपको हमेशा ये रखना, ध्यान रखना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगाना है। और इसके बाद ये 3 सेंटेंस लिखे हैं, इनको देखिए। व्हाट ही नोज अबाउट यू, क्या ये बोलना सही है? व्हाट ही नोज अबाउट यू गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि WH वर्ड, उसके बाद क्या होता है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए फिर मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या ये स्ट्रक्चर WH के बाद कहीं पर हेल्पिंग वर्ब है? व्हाट ही, ये गलत है। और इसके बाद व्हाट डज ही नो अबाउट यू। अब आप बोलोगे ही के साथ ये नो क्यों? यहाँ तो नोज है और आपने भी बताया है कि ही के साथ यस या यस लगेगा, तो ही के साथ नोज क्यों? नोज इसलिए क्योंकि यहाँ पे डज आ गया, और जब यस या यस इसके साथ आ गया तो यहाँ पे लगाने की क्या जरूरत। इसके बाद अगला सेंटेंस, आई डू नॉट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू, ये बिल्कुल सही है और ये भी सही है। आई डू नॉट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे क्यों डज नहीं है? यहाँ पे तो डज नहीं था तो आपने बोला ये गलत है। यहाँ पे भी तो डज नहीं है, फिर सही क्यों है? यहाँ पे व्हाट ही नोज अबाउट यू एंड व्हाट ही नोज अबाउट यू एकदम सेम सेंटेंस है दोनों में, लेकिन ये गलत है और ये सही क्यों है? सही इसलिए है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव नहीं है। यहाँ पे देखो मैंने क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाया, उसमें ये बोला है आई डू नॉट नो व्हाट ही नोज अबाउट यू, मैं नहीं जानता कि वह तुम्हारे बारे में क्या जानता है। बात क्वेश्चन मार्क्स की नहीं हो रही, यानी कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं किया जा रहा है, सेंटेंस यहाँ पे इंट्रोगेटिव नहीं है, इसलिए WH के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट आएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है?
कोई भी एक्शन उस टाइम पर हो रहा है जब हम उसकी बात कर रहे हैं। एन एक्शन इज गोइंग ऑन व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एक्शन, मतलब कोई भी एक्शन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक्शन उस समय चल रहा है और वो एक्शन टेम्परेरी है, मतलब कि परमानेंट एक्शन की बात नहीं हो रही है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या है? कोई भी एक्शन जिस समय बात की जा रही है उस समय वो एक्शन चल रहा है, और वो एक्शन क्या है? परमानेंट नहीं है, वो एक्शन है एक मतलब टेम्परेरी टाइप का एक्शन, मतलब टेम्परेरी एक्शन, परमानेंट एक्शन उसको नहीं बोलेंगे। हाँ, तो क्या बात कर रहा था? प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एन एक्शन कोई भी एक्शन उस समय प्रोग्रेस में है जिस समय बात की जा रही है। जैसे मैं अभी बोलूं कि वह खाना खा रहा है, ही इज ईटिंग, ही इज सिंगिंग, लेकिन वो एक्शन क्या है? टेम्परेरी है, एक्शन परमानेंट नहीं है, कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएगा। इस टाइप के एक्शन को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल, जैसे कि शी इज नॉट वर्किंग, शी इज सिंगिंग, शी इज नॉट वर्किंग, शी इज सिंगिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने क्या बताया था? उसका स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा ही कुछ था। ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि इज किसके साथ आएगा, एम किसके साथ आएगा और आर किसके साथ आएगा, ये जानना भी तो जरूरी है। इज आएगा ही, सी, इट या किसी का नेम यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट। एम सिर्फ आई के साथ और आर आई सॉरी यू, वी और दे यानी कि प्लूरल के साथ। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको क्या करना है और कैसे उनका आंसर देना है, आप वो देखिएगा। आई एम गोइंग टू चेन्नई, आई एम गोइंग टू सिनेमा टुमारो, आई एम गोइंग टू सिनेमा टुमारो। आई एम गोइंग टू सिनेमा टुमारो, क्या सही है ये बोलना? हमने तो पढ़ा है कि जहां पर टुमारो यानी फ्यूचर की बात हो वहां पे विल सेल आएगा। फिर ये कैसी इंग्लिश आप पढ़ा रहे हैं? हमने अब तक तो यही पढ़ा है कि अगर टुमारो, नेक्स्ट ईयर, अगर ऐसा कुछ भी है तो बात फ्यूचर की हो रही है, और जब फ्यूचर की बात हो तो वहां पे विल और सेल आता है। फिर ये एम गोइंग कहना क्या गलत है? बिल्कुल सही है सेंटेंस, कोई गलती नहीं है। उसका रीजन क्या है? कोई भी फ्यूचर एक्शन यानी कि नियर फ्यूचर एक्शन, एक नियर फ्यूचर एक्शन में कोई भी एक डेफिनेट अरेंजमेंट अगर है, यानी कि एक कोई फिक्स प्लान है, फिक्स अरेंजमेंट है, उसको हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू चेन्नई टुमारो, मेरा फिक्स है। आई एम गोइंग टू सिनेमा टुमारो, मेरा फिक्स है सिनेमा जाना कल, इसलिए यहाँ पे विल और सेल नहीं आएगा।
एम गोइंग आएगा, यानी कि कोई भी नियर फ्यूचर, बहुत ही जल्द कोई भी काम होने वाला है और वो पहले से फिक्स है, तो उसमें हमेशा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज होता है। एक एग्जांपल और देखिए, शी इज कमिंग नेक्स्ट वीक। शी इज कमिंग, बात हो रही है नेक्स्ट वीक की, देख के लग रहा होगा फ्यूचर का है, लेकिन यहाँ पे यूज करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब इसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये तो आपने देख लिया कि अगर कोई नियर फ्यूचर की बात हो रही है और कोई एक फिक्स्ड अरेंजमेंट है या फिक्स्ड प्लान है, तो वहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं, भले ही टाइम फ्यूचर की यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा होगा कि ये फ्यूचर का है। अब बात करते हैं कुछ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो आपको एग्जाम में बहुत बार देखने को मिले होंगे और आप कई बार वहां पे गलत कर देते हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा और आप देखिएगा उनको और कैसे बनाना है और क्या एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में ताकि आपसे गलती ना हो। वो देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से कई बार क्वेश्चन आया है। देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एग्जांपल्स लिखे हैं। वी आर हियरिंग द बेल, दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी। थर्ड देखिए, he is owning a car, I am having no house to live in, she is having a lunch box, I feel, या कि I am feeling cold in January। बताना है आपको कौन सा आएगा, I feel और am feeling, I am feeling और feel cold, I must consult a doctor। समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं और कई बार हम लोग अगर ये चीज नहीं पता होती तो बस तुक्का मार के ही एक ऑप्शन अपने पास बचता है, जय माता दी, और ये लगा दो, सही होगा तो होगा, नहीं देख लेंगे। बाकी आपको कॉन्सेप्ट क्या है वो पता नहीं होता। देखिए यहाँ पे वी आर हियरिंग द बेल, ये हियरिंग अगर जनरल सेंस में बात करें तो यहाँ पे हियरिंग नहीं होगा, वी हियर। अब हियरिंग कहाँ पे यूज होगा, हियरिंग जब कोर्ट की सुनवाई होती है वहां पे यूज करते हैं हियरिंग, यानी कि जनरल सेंस में हियर, और अगर कोर्ट के पर्पज से हियरिंग यानी कि सुनवाई की बात की जाए तो वहां पे हियरिंग का यूज होता है, वी आर हियरिंग। अब यहाँ पे हियर होगा, द हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, दिस हाउस इज बिलोंगिंग गलत है कहना, बिलोंग्स, बिलोंग होगा या बिलोंग्स होगा, हाउस है सिंगुलर, बिलोंग्स। ही इज ओनिंग अ कार, ये कहना गलत है, he owns a car। I am having a home, I am having no home to live in। अब यहाँ पे देखिए am having, जहां पे having का यूज पोजेशन यानी कि अपना अधिकार दिखाने की बात करें वहां पे having नहीं होता, am having नहीं होता, I have no house to live in। जहां पे have का यूज यानी कि having का यूज अपना एक पोजेशन यानी कि अधिकार दिखाने के उसमें पर्पज से यूज हो वहां पे हैव होगा। सी इज हैविंग अ लंच बॉक्स, बिल्कुल सही है। यहाँ पे हैविंग गलत है, यहाँ पे क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे खाने की बात कर रहा है और जहां पे खाने की बात हो वहां पे हैविंग ही आएगा, वो सही है। आई फील कोल्ड इन जनवरी, आई फील कोल्ड इन जनवरी। अब बताना ये है कि सही है कौन सा, फील होगा एम फील होगा, तो आई एम फीलिंग कोल्ड इन जनवरी कहना क्या गलत है, बिल्कुल गलत है। एम फीलिंग जनरल सेंस में अगर बात करें तो फील होगा और यहाँ पे एम फीलिंग सही है, फील गलत है। अगर हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है या फिर हेल्थ इशू है, आई एम फीलिंग सिक, आई एम फीलिंग फीवर, आई एम फीलिंग कोल्ड, अगर कुछ ऐसा है तो आई एम फीलिंग होगा। और एक जनरल सेंस की बात है कि जनवरी में ठंड लगेगी, एक जनरल बात है, तो यहाँ पे फीलिंग नहीं फील होगा। आई एम फीलिंग कोल्ड, आई मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, तो ये सही है, एम फीलिंग यहाँ पे फील। ऐसे है, आपको ये चीजें समझनी होंगी और अगर इसको और डीप में पढ़ूं तो आपको पूरे वर्ड्स लिखाऊंगा, वो व्यापम के पर्पज से उतना ज्यादा डिटेल में और उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बैंकिंग या एसएससी का देखें तो आपको अभी इन क्वेश्चन के बहुत डिटेल में जाने की जरूरत है, पर यहाँ पे आप इतना ही समझ लीजिए
यहीं से 2-3 जो क्वेश्चन मैंने लिखे इन्हीं में से आते हैं। आप इनको चाहे तो याद कर लीजिएगा, समझ आ गए तो अच्छी बात है। अच्छा एक बताना, मैं लिख रहा हूँ, हम क्यों ऐसा नहीं बोलते, थोड़ा सा आप लोग देखिएगा। हमेशा ये बोलते हैं, ये क्यों नहीं बोलते? आई लव यू, आई एम लविंग यू, गलत दोनों नहीं है, पर इसको क्यों नहीं बोलते, यही क्यों बोलते हैं? अच्छा लगता है इसलिए। आपको मैंने बताया, आप बस एक आएगा नहीं कभी, मैंने ऐसे ही आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। देखिए आई लव यानी कि क्या है, वर्ब, और यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट की है। अब आपको बढ़ाया हूँ कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे होता है, रेगुलर एक्शन, इरेगुलर एक्शन, कोई भी हैबिट या कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ, इसको मान लीजिए एक रेगुलर एक्शन है। और कॉन्टिन्यूअस कहाँ पे होता है, कोई भी एक्शन प्रोग्रेस में है लेकिन परमानेंट नहीं है, इसलिए आई एम लविंग कहना क्या उचित है, मतलब कि एक टेम्परेरी एक्शन है। अगर मैं उसको कंटिन्यू में बोल रहा हूं तो चल रहा है लेकिन एक परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है, इसलिए हम लोग आई लव यू बोलते हैं। आई एम लविंग यू कहना गलत नहीं है, बट थोड़ा सा रीजन यही है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से समझे होंगे। ये तो मैंने मजाक के लिए बताया, अगर आपको कभी रूल भूल जाए कॉन्टिन्यूअस में कैसे होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसे होता है, और सही भी है, कोई गलत नहीं मैंने बताया। तो अब देखें कि अगला क्या हम स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, और उस पर देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। और उम्मीद है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना स्टार्ट कर दीजिए, और उसमें देखिए कि जो टेंस के क्वेश्चन है कुछ इसी टाइप के आ रहे हैं। इसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि हमें किस लेवल तक पढ़ने की जरूरत है। अगर यहाँ से आपने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट सीख लिया, और क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व कर रहे हैं तो भी दिक्कत की बात है, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।